हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग 23rd कॉन्सेप्ट के बारे में विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये कॉन्सेप्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में दोस्तों ये होता है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग जानते हैं, फिर बैकग्राउंड जानेंगे। ये कॉन्सेप्ट हर एक टाइम पर यूज़ नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन में, रेयरली यूज़ होता है और इसका एक इतिहास है। लेकिन इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप एक तरीके से किसी एक कंट्री के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो और उसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो। ठीक है। अब जानते हैं कि इसका पास्ट, आप इसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा और अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो यानी कि पास्ट में क्या आपसे कुछ गलतियां हुई हैं क्या? यस। आप मतलब एक तरीके से एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि कोई एक कंट्री है ए, वो पास्ट में बेसिकली कॉलोनियल पावर थी और उसने कंट्री बी को अपनी कॉलोनी बना रखा था। अब क्या होने लगा, कुछ टाइम के बाद कंट्री ए की अपने खुद के देश के लोगों के नज़रों में और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हो सकता है कि बदनामी होने लगी हो, और उसने सोचा हो आगे चलकर कि मुझे कंट्री बी को ज़्यादा राइट्स देने चाहिए। ठीक है, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए। और अगर कंट्री बी को चाहिए तो हम उनको अपने साथ शामिल कर लेते हैं, एसोसिएट एक स्टेट बना लेते हैं अपना। अब यहाँ पर एसोसिएट स्टेट का मतलब ये होता है जैसे ये कंट्री है और इसने किसी अन्य देश के अंदर यहां पर जाकर कोई एक कॉलोनी बनाई थी। अब इनके बीच में कोई एक एसोसिएशन है, जिसको अपना एसोसिएट स्टेट बनाना चाहती है। ये है कंट्री ए, ये है कंट्री बी। ये पास्ट में इसकी कॉलोनी थी और कंट्री ए अब इसको एक अपना एसोसिएट स्टेट बनाना चाहती है, यानी कि दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए मिलाते हुए इसको अपनी ही कंट्री का पार्ट बनाना चाहती है। लेकिन आपको एक बात दोस्तों याद रखनी होगी, ये चीज जोग्राफिकली पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हम इसको यहां से खींच कर इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते कंट्री बी को, ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। वो दूर दराज में ही रहेगी कंट्री बी, लेकिन अब उसके सारे जो भी मैटर्स होंगे, फिर चाहे वो पॉलिटिकल मैटर्स हो, इकोनॉमिक मैटर्स हो, साइंटिफिक मेथड्स हो, लोगों के बेसिकली वेलफेयर की बात हो, उसके सारे डिसीजन मेकिंग, या आप एक तरीके से कह लो हर प्रकार का कर्ता धर्ता जो होगा बी का, वो कंट्री ए का एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन ही होगा। ठीक है, ये है मतलब एसोसिएशन का। लेकिन अब हमें दोस्तों इससे पहले इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा ज़रा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टर्म हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज़ नहीं होती है, इसका एक इतिहास है और गिने चुने मौक़ों पर ही ये कंसेप्ट जो है निकल कर आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन। ये जो प्रिंसिपल है या जो कंसेप्ट है एसोसिएशन का, इसको ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ आप जोड़कर देख सकते हो उस टाइम पर। यानी कि कुल मिलाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी अगर आप हटा दो, फ्रांस के इतिहास के साथ आप मिलकर देख सकते हो, उसको उसके साथ जोड़कर देख सकते हो। यानी कि इस टर्म की शुरुआत जो हुई थी वो फ्रांस एज अ कॉलोनियल पावर के साथ हुई थी। क्या हुआ था, 1910 में जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो थे, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करा उन्होंने? उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो फ्रांस जो कंट्री है, उसने पास्ट में बड़ी सारी अपनी कॉलोनीज बना रखी थी और फ्रांस एक तरीके से ग्लोबल पावर बनने का सपना देखता था। तो यहां पर फ्रांस के जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने देश विदेश में बड़े सारे कंट्रीज को अपना गुलाम बना रखा था। और मेजर जो कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को गुलाम बना रखा था, उनमें से प्रमुख कॉन्टिनेंट के ऊपर जिसमें फ्रांस की नजरें थी, वो था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। वो था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और यहां पर अगर आप देखो, ये है फ्रांस और यहां पर है अफ्रीका।
तो बड़ी सारी कंट्रीज को अपना गुलाम बना रखा था फ्रांस ने। कंट्रीज लाइक मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मॉरिटानिया, सेनेगल, गिनिया, आइवरी कोस्ट, माली, बुर्किना फासो, नाइगर, शैड, कैमरून, गैबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये मेडागास्कर, ये सारी। ठीक है, तो अफ्रीका को प्रमुख तरीके से अपना गुलाम बना रखा था फ्रांस ने। अब धीरे धीरे कर कर आपको पता है कि इतिहास में थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री आप जानते होगे, या फिर आपको इतना तो आइडिया होगा कि पास्ट में कॉलोनियल पावर्स अपनी कॉलोनी को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी कॉलोनीज को धीरे धीरे करके छोड़ना क्यों स्टार्ट करा? क्योंकि उनको एक प्रकार की कॉस्ट जो है वो भुगतनी पड़ रही थी, और उस कॉस्ट का नाम है बेसिकली, उन्होंने आज़ादी क्यों दी, वो कॉस्ट है बेसिकली उनको मेंटेन करने की कॉस्ट, जिसको आप कह सकते हो मेंटेनेंस कॉस्ट। कि एक पावर है, कॉलोनियल पावर है, हम यहां पर फ्रांस को ही मान लेते हैं, और फ्रांस ने मान लो कि 37 कंट्रीज को, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं बस ये नंबर, 37 कंट्रीज को अपना गुलाम बना रखा है। अब एक तो अपना खुद का इतना बड़ा देश भी संभालना है, जिसके अंदर उसको अपने जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, पुलिस प्रशासन, जनता की वेलफेयर, सबको संभालना है। और कल को यहां पर कोई बगावत ना हो, डीकोलोनाइजेशन की आवाज़ या आज़ादी की लड़ाई या फिर किसी भी प्रकार से इंडिपेंडेंस की जो वॉइस है वो शुरू ना हो जाए, इसको भी कंट्रोल कर कर रखना है, इसको भी संभाल कर रखना है, और यहाँ पर भी लोगों को वेलफेयर इंश्योर करना है, और इसको इन टेरिटरीज को भी अपने साथ जोड़कर रखना है। लेकिन इन सब में एक चीज़ का जो भुगतान किसी भी कॉलोनियल पावर को करना पड़ता था वो थी मेंटेनेंस कॉस्ट। अब इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए आपको चाहिए भारी भरकम पाउंड्स, भारी भरकम डॉलर्स, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री कि वहाँ पर कौन सी करेंसी यूज होती है, लेकिन पैसा बहुत चाहिए। अब इतना पैसा जो है वो आसमान से तो टपकेगा नहीं, पेड़ों पे तो उगेगा नहीं। तो धीरे धीरे करके कॉलोनियल पावर्स को रियलाइज हुआ कि भाई हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो दिन प्रतिदिन, साल बाय साल, महीना बाय महीना बढ़ती चली जा रही है, इसलिए हमें धीरे धीरे करके जो फालतू की पावर्स है उनको आज़ादी देनी पड़ेगी। और इस प्रकार से डीकोलोनाइजेशन के स्ट्रगल्स के बाद, यानी कि जनता जो है उन देशों की डिमांड कर ही रही थी कि हमें आज़ादी चाहिए, और मेंटेनेंस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से जो ग्रेटर पावर्स थी वो आज़ादी दे देती हैं अपनी कॉलोनीज को, जिन्होंने अपनी कॉलोनीज बना रखा था कुछ देशों को। ठीक है, जैसे फ्रांस ने अफ्रीका के इतने सारे देशों को अपनी कॉलोनी बना रखा था। तो ये जो प्रिंसिपल है एसोसिएशन का, इसका बैकग्राउंड ये हमें बताता है, ये कहता है कि ये जो टर्म है इट वाज डिवाइज्ड बाय फ्रेंच कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड थ्योरिस्ट इन 1910, ताकि कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लेन करा जा सके कि काफी लोग फ्रांस के प्रशासन को, सरकार को गाली देते थे दैट यू आर इंपीरियल पावर। तो उस अपनी इंपीरियलिज्म की इमेज को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए और अपनी इज्जत में बढ़ोतरी करने के लिए फ्रांस ने अपनाया तरीका, हथकंडा, फ्रेंच डेमोक्रेटिक रिपब्लिकनिज्म का। अब फ्रेंच डेमोक्रेटिक रिपब्लिकनिज्म का यहां पर यह मतलब है, फ्रांस का बेसिकली ये मकसद होने लगा आगे चलकर कि पास्ट में हमारी जो भी कॉलोनीज रही हैं, जिनको भी हमने कब्जा करा था, जिन कंट्रीज को, हम उनको अपना एसोसिएट मेंबर बना लेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट में फ्रांस जो है उसके अंदर हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, और वहां पर 3 आइडियाज जो है वो इमर्ज होकर आए थे, जो कि फ्रांस की शान थे, उसकी इज्जत थे: लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अब ये जो टर्म्स हैं, जो स्लोगन्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर क्रिएट हुए थे, फ्रांस की प्रशासन, फ्रांस की सरकार खुद भी मॉरली कंफर्टेबल फील नहीं करते थे अपने कॉलोनियल पोजीशंस के साथ। यानी कि जिन कंट्रीज को उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखा था, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ मॉरली अनकंफर्टेबल होती चली जा रही थी। दे वर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि एक साइड पर हमारे देश की जो जड़ है वो है ये 3 स्लोगन्स: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। दूसरी साइड पर हमने एक ग्लोबल पावर का सपना देखते हुए बड़ी सारी कंट्रीज को अपना गुलाम बना लिया है। ये चीज़ गलत है। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो
फ्रेंच पीपल थे वो भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे इस फैक्ट के साथ कि जो कॉलोनीज है ना उनको फ्रांस संभाल तो रहा है, लेकिन वहां पर अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं हो रहा, उनका सबॉर्डिनेट स्टेटस है वहां पर। यानी कि अगर आप बात करो डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, या फिर अगर आप बात करो सोशल इंडिकेटर्स के मामले में, जितनी पावर जितनी लिबर्टी फ्रांस एज अ कंट्री में है उसके दूर दूर तक उसकी कॉलोनीज के पास और कॉलोनीज में रहने वाले लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो फासला है वो इक्वालिटी का नहीं है, वो अनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी की वजह से क्रिएट हुआ है वो फासला। तो बेसिकली फ्रांस की अथॉरिटीज़ को, यहाँ के प्रशासन को, सरकार को ये चीज़ समझ में आने लग गई कि यार या तो हमें इनको आज़ादी देनी पड़ेगी, या फिर जिस तरीके से लाइफस्टाइल, जिस तरीके से डेवलपमेंट, जिस तरीके से जीडीपी के मज़े हम लोग लेते हैं वैसे अपनी कॉलोनीज को देना पड़ेगा, वहां पर रहने वाले लोगों को देना पड़ेगा। अब फ्रांस ना क्या चाहता था, वो पूरी दुनिया में अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता था कि उसने जो भी ओवरसीज कॉलोनीज अपनी बनाई हैं, अब ओवरसीज का मतलब क्या है, अपने देश के बाहर। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, यहाँ फ्रांस है और ये अलग ही कॉन्टिनेंट हो गया पूरा का पूरा अफ्रीका, और उसके अंदर इतने रीजन्स को उसने गुलाम बना रखा है और इतने रीजन्स को उसने यहाँ पर गुलाम बना रखा है। ठीक है, तो ये उसकी हो गई ओवरसीज कॉलोनीज। तो फ्रांस एक इंप्रेशन यहाँ पर ये बनाना चाहता था कि हम ओवरसीज कॉलोनीज को, भले वो जोग्राफिकली हमसे दूर हैं, लेकिन हम उनको कंप्लीट तरीके से एसिमिलेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रांस को एक बात के ऊपर गालियां पड़ती थी ये कि भाई तुमने अफ्रीका को, अफ्रीकन कंट्रीज को इस हद तक निचोड़ लिया कि तुम तो हो सुपर रिची रिच, एक मोटे तोंद वाले अमीर आदमी हो, फ्रांस की पूरी कंट्री को अगर हम एक आइडलाइज करें, लेकिन अफ्रीका गरीब देश है और फिर भी तुमने उसको अपनी कॉलोनी इसलिए बनाया क्योंकि तुम उसके रिसोर्सेज को हड़पना चाहती हो। वहां पर उनके लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो तुम्हें चाहिए कि हमें ये अपने रिसोर्सेज दें, अपने बेसिकली कल कोई डेवलप ना हो, जिन जिन रिसोर्स की वजह से डेवलप हो सकते हैं वो हमारे पास आने चाहिए। तो आरोप ये लगता है फ्रांस के ऊपर, जो लगता हुआ आया था, कि अफ्रीका को फ्रांस ने एक तरीके से बिल्कुल एक ऐसी अनाज की बोरी समझ रखा है जिसको खुद फ्रांस एक मुर्गी है और ये दाना चुग चुग कर उसका खाती है, और पूरा का पूरा जो इसका वेलफेयर है या जो भी रिसोर्सेज हैं उसका पूरी इकॉनमी, पूरी व्यवस्था ध्वस्त करने में तुली हुई है फ्रांस की सरकार और फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रांस ने यहाँ पर आइडिया अपनाया कि हमें अपनी ओवरसीज कॉलोनीज को एसिमिलेट करना पड़ेगा, और यहाँ से इमर्ज होता है आइडिया ऑफ एसोसिएशन। तो आपको बर्थ समझ में आ गया होगा कि इस कॉन्सेप्ट का जो बर्थ है वो कहाँ से हुआ है, इसके पीछे हिस्टोरिकल रूट क्या है। फ्रांस और फ्रांस की रणनीति, अपनी कॉलोनियल पावर्स को कैसे ट्रीट करना है, उनको अर्सवाइल कॉलोनियल पावर्स को कैसे ट्रीट करना है, या फिर अर्सवाइल ना क्या कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ उनकी कॉलोनीज वो फिर भी थे लेकिन उसकी बदनामी हो रही थी, पूरी दुनिया में उसकी थूथू हो रही थी, इस वजह से वो एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने इस हथकंडे को फ्रांस के कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब यहाँ पर बार बार ये टर्म कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि आज़ादी दी नहीं है उन देशों को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने तक, उस टाइम तक, यानी कि आप मान लो कि 1945 तक फ्रांस ने उन देशों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से या उससे भी पहले अपनी कॉलोनी ही बनाकर रखा हुआ था, लेकिन बस एक ढोंग रचाता था कि हम एसोसिएशन जो है ये कर रहे हैं, इनके साथ इनको अपना एसोसिएट मेंबर्स बना रहे हैं, इनको एसिमिलेट कर रहे हैं। अब फैक्ट बेसिकली ये था, जो सच्चाई जो सामने थी वो ये थी कि आइडिया ऑफ एसोसिएशन तो फ्रांस की सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन के लोगों ने सिर्फ एक, ये जो आइडिया दिया एसोसिएशन का, ये तो सिर्फ एक थ्योरी थी। कॉलोनीज का जो स्टेटस था, फ्रांस की कॉलोनीज का जो स्टेटस था, वो आइडिया ऑफ एसोसिएशन के बाद बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाया, और उनका जो सबऑर्डिनेटेड स्टेटस था वो चलता चला आया, वो फ्लो में वैसे ही रहा जैसे वो पहले था। फ्रांस का ये जो आइडिया था, आइडिया ऑफ एसोसिएशन, ये सिर्फ एक थ्योरी वर्क था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, ऐसा हमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बताते हैं। अब यहाँ पर बात वैसे तो फ्रांस की हो रही है कि एसोसिएशन यहाँ से आया, कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, लेकिन आप जानते हो कि फ्रांस से भी ज़्यादा जो अलग अलग कंट्रीज़ को गुलाम बनाने की होड़ में, जो रेस में
जो सबसे आगे कंट्री थी वो थी ग्रेट ब्रिटेन। तो यूके की बात, ग्रेट ब्रिटेन की बात यहाँ पर ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूके के अंदर भी जस्ट लाइक फ्रांस, ये जो कॉन्सेप्ट था एसोसिएटेड स्टेटस का, इसको यूज़ करा गया 1967 में। लेकिन हम यूके की बात बाद में इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट फ्रांस में आया था 1910 में। 1967 में अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, इंडिया 20 साल पहले आज़ाद हो चुका है इस ईयर से पहले। तो जितनी कॉलोनीज रह गई थी ब्रिटेन को आज़ाद करना, ठीक है, या उसने उन कॉलोनीज को अभी तक जकड़ कर रखा हुआ था, तो वहाँ पर बेसिकली यूके में ये वाली टर्म यूज़ इसलिए करी गई कि जो फॉर्मर कॉलोनीज थी, यानी कि ब्रिटेन जब आज़ादी दे चुका था अपनी पुरानी कॉलोनीज को, तो 1967 में ब्रिटेन एक टर्म यूज़ करता है एसोसिएटेड स्टेटस का, जिसमें ब्रिटेन ने ये बोला कि हमारे पास कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको हमने पास में अपना गुलाम बना रखा था और हम चाहते हैं कि उनको लिमिटेड इंडिपेंडेंस दें, ठीक है। लेकिन अभी तक वो कंट्रीज खुद इंडिपेंडेंस मांग नहीं रही हैं हमसे। क्यों नहीं मांग रही हैं? वो कंट्रीज यूके से ये कहती थी कि हम अभी इकोनॉमिकली अनस्टेबल हैं, या फिर अभी हमारे अंदर इतनी सक्षमता नहीं है, अभी हम इतने केपेबल नहीं है कि अपने पैरों पर खुद खड़े होकर अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्रशासन, इलेक्शंस, करेंसी सिस्टम, जीडीपी, लोगों का वेलफेयर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब कुछ खुद बना सकें। तो जब तक हम अपने पैरों पर खुद खड़े होने को तैयार नहीं हो जाते और मैच्योर नहीं हो जाते हैं, तब तक आप हमें अपनी छत्र छाया के अंदर रखे रहो। तो तब ब्रिटेन ने बोला कि आपको अपने आप को सबॉर्डिनेटेड समझने की जरूरत नहीं है हमारे सामने, आप हमारे एसोसिएटेड नेशन स्टेट्स हो, जो कि हमारी ओवरसीज टेरिटरीज हो आप, ठीक है। और आज भी फ्रांस और ब्रिटेन के पास ऐसी कंट्रीज हैं, इनके आज़ादी देने के बाद भी उन कंट्रीज ने, उन रीजन से इनसे ये बोला था कि देखो सर जी, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, आपने हमें जो गुलाम बनाया था, हम इतना पिछड़ कर रह गए उसकी वजह से कि अब हम खुद का अपना पूरा का पूरा सेटअप खड़ा नहीं कर सकते हैं, पुलिस का, प्रशासन का, करेंसी का, देश को चलाने के लिए जो जो हथकंडे चाहिए होते हैं, हम नहीं कर सकते। और अगर हम ये करने गए तो बहुत टाइम लगेगा। और उन छोटे छोटे नेशन स्टेट्स को ना दोस्तों डर भी लगता है कि आसपास के पड़ोसी मुल्क जो हैं वो कल को हम पे कब्जा ना कर लें। इसलिए उन्होंने आगे चलकर ये एग्री करा था कि आप हमें अपनी ओवरसीज टेरिटरीज जो है वही बनाकर रखो। तो आपका होमवर्क ही आपको कमेंट में ये बताना है, आप कुछ ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरीज जो आज भी हैं ब्रिटेन के पास, उसके नाम बताओ। और फ्रांस के पास जो कुछ ओवरसीज टेरिटरीज हैं उसके नाम बताना, जो आज तक 2024 के नवंबर महीने तक बरकरार है, ठीक है। और ब्रिटेन के ऊपर आरोप तो ये लगते हैं कि फ्रांस तो फिर भी बहुत छोटा मोटा प्लेयर था कॉलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म के मामले के अंदर, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के ऊपर बैठने वाले जितने भी लोग थे, फिर चाहे वो किंग हो या क्वीन हो, क्वीन एलिजाबेथ वन हो, कोई भी हो, वहाँ पर उन्होंने पूरे अर्थ की वेरियस वेरियस कंट्रीज को, स्पेशली एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को इस प्रकार से नोचा है कि वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते थे। इसलिए ब्रिटेन अपने आप को, आप जानते होंगे कि पहले के दौर में अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन कहता था, और उसकी ताकत तो इतनी थी कि अमेरिका तक जो है उसी से आज़ाद हुआ था। अमेरिका इसका गुलाम रह चुका है, ग्रेट ब्रिटेन का ये कॉलोनी रह चुका है अमेरिका इसकी, और आगे चलकर ये आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटेन के पास जो फोर्सेस थी, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, या जो भी उनका सिस्टम था, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ थी कि अगर ये जिस कंट्री को या जिस कॉन्टिनेंट को सोच लें कि इसको हमें अपनी कॉलोनी बनाना है, और कॉलोनी बनाने का मकसद होता था कि वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करना, फिर चाहे वो फ्रांस हो फिर ब्रिटेन हो, कॉलोनी बनाने का एक ही पर्पस होता था, सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की चीज़ तो यही होती थी, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना। दूसरी चीज़ ये होती थी कि ट्रेड करना, उनसे जो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करा है उसके बलबूते पर ट्रेड करना, जिसको यूरोपियन मार्केट में सेल कर बहुत ज़्यादा, ये दुनिया में अलग अलग कोनों में सेल करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता था। तीसरा, अपना जो पावर स्टेटस है उसको बरकरार रखना, दुनिया के सामने खौफ फैलाना कि हमारे सामने टक्कर लेने की सोचना भी मत, हमारे सामने हमारे ऊपर निगाह उठाने की सोचना भी मत, उसकी बहुत भारी भरकम कीमत तुम्हें जो है वो चुकानी पड़ेगी। तो ऐसे करके
ब्रिटेन हो या फिर फ्रेंच फोर्सेस हो, ब्रिटिश फोर्सेस हो, ये जितनी भी पावर्स थी जिन्होंने कॉलोनाइजेशन को और इंपीरियलिज्म को इनिशिएट करा, ऐसे करके इन्होंने बड़ी सारी कंट्रीज को अपना गुलाम बनाया। और गुलामी इस कदर हावी हो गई थी कुछ कंट्रीज के ऊपर कि वो कंट्रीज ये बोलने लगी थी कि यार हम इकोनॉमिकली अनस्टेबल हैं, अपने पैरों पे खुद खड़ी नहीं हो सकते, आप ही हमारी जिम्मेदारी संभाल लो, विद लिमिटेड इंडिपेंडेंस हमें दे दो कि हम अपनी जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं वहाँ पे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस, इलेक्शंस वगैरह खुद कंडक्ट करवा सकें। आप सिर्फ हमारी मेंटेनेंस के लिए हमें पैसा वगैरह देते रहना और बेसिक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते रहना। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक ईशा निर्वैर? ठीक है, तो दोस्तों हमारा एक डेडिकेटेड ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन इट। और इसके अलावा हमारे पास 4 ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लॉ, हिस्ट्री, पीएसआईआर एंड साइकोलॉजी। इन डिस्कशंस की पीडीएफ को अगर दोस्तों अगर आपको अवेल करना है तो ये क्यूआर कोड है, एक चैप्टर के लिए आपको 21 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। पेमेंट होते ही स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर देना, हमारी टीम आपको पीपीटीज की पीडीएफ भेज देगी। और टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में।